केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, क्लास 10th केमिस्ट्री का ये सेकेंड लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर में हमने जाना था कि केमिकल रिएक्शंस होते क्या हैं, केमिकल इक्वेशंस होते क्या हैं, रिएक्शन से इक्वेशन कैसे लिखते हैं, उन इक्वेशंस को बैलेंस कैसे किया जाता है, और भी बहुत से टर्म्स के बारे में जाना था। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे आप लाइक कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो प्रीवियस लेक्चर में भी हमने बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस के बारे में डिस्कस किया था। जैसे हमने प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस देखा था, वैसा रिएक्शन जिसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, कोई सॉलिड प्रोडक्ट प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, उसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। हमने कंबशन रिएक्शन के बारे में जाना था, वैसा रिएक्शन जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और हीट एज अ प्रोडक्ट हमें ऑब्टेन होता हो, तो उसे कंबशन रिएक्शन कहते हैं। बट जो बेसिक केमिकल रिएक्शंस हैं वो ये 5 हैं: कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। देखो, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन जो होते हैं उसे रेडॉक्स रिएक्शन भी कहा जाता है। शॉर्ट में उसे रेडॉक्स रिएक्शन भी कहा जाता है। जैसा कि आप देख सकते हो, रेडॉक्स, तो ये जो रेड है, ये जो रेड है ये रिडक्शन को शो करता है, और ऑक्स है मतलब इसका मतलब होता है ऑक्सीडेशन, तो ये दो वर्ड से मिलके बना है, इसे रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो अब हम वन बाय वन ब्रीफ में पढ़ते हैं इन सारे रिएक्शंस को। पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो जैसा कि डेफिनेशन मैंने लिख रखा है, दोज रिएक्शंस इन विच टू और मोर सबस्टेंसेस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल सबस्टेंस आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो, जब दो सबस्टेंस, दो सेपरेट सबस्टेंस आपस में कंबाइन होकर एक न्यू सबस्टेंस फॉर्म करते हैं तो उसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो, मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा। इस रिएक्शन को हमने प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि कैसे लैबोरेटरी में मैग्नीशियम रिबन प्रेजेंट होता है, और उसे जब हम एयर में बर्न करते हैं तो वो, जैसे एयर में बर्न करते हैं और एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो वह उस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है, अब जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है 2Mg जब O2 के साथ रिएक्शन करता है तो MgO का फॉर्मेशन होता है। इसे आप ब्रीफ में पढ़ोगे कि कैसे MgO का ही फॉर्मेशन क्यों हुआ, Mg2O या MgO2 क्यों नहीं बना। तो ये सब चीजें आप मेटल और नॉन मेटल चैप्टर में ब्रीफ में स्टडी करोगे। अगर उसका थोड़ा सा प्रीव्यू देना चाहें तो जैसा कि आप जानते हैं, मैग्नीशियम जो होता है उसका वैलेंसी +2 होता है। ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं कि कैसे ये MgO ही बना, क्यों बना। तो मैग्नीशियम जो होता है इसकी वैलेंसी +2 होती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 होती है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ऑक्सीजन जो है O2 है, मतलब सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन में दो एटम ऑक्सीजन के प्रेजेंट हैं। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 है। कहने का मतलब अगर ऑक्सीजन को कोई दो इलेक्ट्रॉन दे देता है तो ऑक्सीजन स्टेबल हो जाएगा। मैग्नीशियम की वैलेंसी +2 है,
कहने का मतलब अगर मैग्नीशियम से कोई 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो वह स्टेबल हो जाएगा। तो देखो इसे 2 चाहिए और इसे 2 किसी को देना है, डोनेट करना है, तो ये दोनों एक दूसरे के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। बट ऑक्सीजन 2 है, मैग्नीशियम 1 है, तो अगर मैग्नीशियम का हम 2 मॉलिक्यूल ले लें, ठीक है, तो वो इसके सिंगल मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके ये MgO बना सकता है। आप इसे सोच सकते हैं, आप समझ सकते हैं। इसे 2 चाहिए था और इसे अपने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने थे, बट ये 2 था, ये 1 था, तो हमने इसे भी 2 कर दिया। अब इन दोनों ने अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लिया और मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन किया और इसीलिए यहाँ 2 मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला। आप इसे समझ सकते हैं अगर आप अच्छे से इस पे सोचे तो, ठीक है। तो उसी तरह से सेकेंड रिएक्शन है हमारा हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वाटर बनाता है, ठीक है। तो देखो ये एक एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है और इन दोनों ने कॉम्बाइन करके एक तीसरा नहीं, एक कंपाउंड का फॉर्मेशन किया। तो देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो होता है इसमें 2 एलिमेंट कॉम्बाइन करके एक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकता है या एक एलिमेंट किसी कंपाउंड के साथ भी रिएक्ट करके किसी दूसरे कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकता है। इन शॉर्ट 2 सबस्टांसेस रिएक्ट करके किसी तीसरा सबस्टांस को फॉर्म करते हैं। जैसे कि अगर एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहे तो जैसे देखो हाइड्रोजन जो है ये एज अ फ्यूल भी यूज होता है। हाइड्रोजन जो है एज अ फ्यूल भी यूज होता है। जैसे अगर रॉकेट का जो प्रोपगेशन होता है तो रॉकेट में हाइड्रोजन को ही फ्यूल के रूप में यूज किया जाता है। तो अगर मैं बोलूं कि हाइड्रोजन जो है जलने वाला सबस्टेंस है, ये बर्न होता है, जलता है। और ऑक्सीजन आप सभी जानते होंगे कि ऑक्सीजन के बिना कोई सबस्टेंस नहीं जल सकता। मतलब ऑक्सीजन जो है वो हेल्पर होता है, ऑक्सीजन जलने में हेल्प करता है। और देखो इन दोनों ने कॉम्बाइन होके बनाया क्या, वाटर। ये आग को बुझाता है। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे किस तरह से प्रॉपर्टी चेंज होती है, एक जलता है, एक जलने में हेल्प करता है और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बना क्या, वाटर, जो कि आग को बुझा देता है। तो आप समझ रहे होंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन में 2 सबस्टांस कॉम्बाइन होके एक तीसरा सबस्टांस बनाता है, प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाती है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, जैसा आप आई होप आप कॉम्बिनेशन समझ गए होंगे, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन पे देखते हैं क्या है। So those reaction in which a compound splits up into 2 or more simpler substances known as decomposition reaction. देखो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होता है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट ऑपोजिट होता है। अब ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, यहां आप देखो तो 2 सबस्टांस रिएक्ट होके एक नया सबस्टांस का फॉर्मेशन कर रहा था। लेकिन डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है कि कोई कंपाउंड जो है, जैसा कि आप देख रहे हो, कोई कंपाउंड जो है वो स्प्लिट हो जाता है, टूट जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है उस कंपाउंड का, वो अपने इनिशियल कंपोनेंट में ब्रेक हो जाता है। समझ रहे हो, तो हुआ ना कॉम्बिनेशन का ऑपोजिट डिकम्पोजिशन। यहाँ फॉर्मेशन हो रहा था, यहाँ डिकम्पोजिशन हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट जो है, कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड से मिलके बना है। अगर इसी रिएक्शन को आप उलट दो,
मतलब इस साइड से लिख दो तो वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर ये इसका ब्रेकडाउन हो रहा है इसके इनिशियल कंपोनेंट में। तो जहां भी ऐसा सिचुएशन देखने को मिले जहां पे एक कंपाउंड ब्रेक हो जाता है अपने इनिशियल कंपोनेंट में, या ब्रेक हो जाता है दो या दो से अधिक कंपाउंड में, उसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन 3 टाइप का होता है। और अगर आपको याद हो, जब प्रीवियस लेक्चर अगर आपने देखा हो तो आपको याद होगा हमने बोला था कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होता है वो एंडोथर्मिक होता है। और एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? वैसा रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब होती है, मतलब वैसे रिएक्शन जिसको करवाने के लिए हमें हीट देनी पड़ती है, उसे एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते थे। और हमने प्रीवियस लेक्चर के पीडीएफ अगर आपके पास होगा तो आप उसमें एक लाइन हमने लिखा था, ऑल द डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर एंडोथर्मिक। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे जितने भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं वो एंडोथर्मिक होते हैं। क्यों होते हैं? यहाँ पे आप किसी कंपाउंड को स्प्लिट कर रहे हो, तोड़ रहे हो, उसकी इनिशियल कंपोनेंट में तोड़ रहे हो। अब ये करने के लिए आपको एनर्जी की जरूरत होगी, ठीक है? तो ये एनर्जी आप दे रहे हो तो हुआ ना ये एंडोथर्मिक। तो इसी क्राइटेरिया के ऊपर ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन को 3 टाइप में, 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला है थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, मतलब अगर आप ब्रेक डाउन करने के लिए, डिकम्पोजिशन रिएक्शन को करने के लिए अगर आप हीट दे रहे हो, ठीक है, अगर आप हीट दे रहे हो तो वो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन हुआ। जैसे कि ये CaCO3, इसका कॉमन नेम अगर आपको याद हो तो मार्बल होता है। अगर आप इसे हीट करोगे तो ये CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, हाँ, कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में ये कन्वर्ट हो जा रहा है। कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोलते थे? चूना बोलते थे, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड में ये कन्वर्ट हो जा रहा है। तो आप हीट दे रहे हो as a source of energy, you are providing heat here in thermal decomposition reaction। समझ रहे हो? तो इस तरह के रिएक्शन को थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब है हमारे पास फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो देखो, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है कि आप लाइट प्रोवाइड करते हो। यार, हीट हो, लाइट हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, ठीक है, ये सभी के सभी क्या है? सोर्स ऑफ एनर्जी है, एनर्जी का सोर्स है, ठीक है। तो अगर आपके पास लाइट है और इसका यूज करके आप किसी कंपाउंड को डिकम्पोज कर रहे हो इसके इनिशियल कंपोनेंट में, तो इस तरह के रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड है और सिल्वर क्लोराइड में लाइट जब पास कराते हैं, जब इसे लाइट, ऐसा भी कह सकते हो, जब आप इस रिएक्शन को सनलाइट में रखते हो, लाइट इसके ऊपर फॉल होती है, तो ये रिएक्शन, ये जो कंपाउंड है ये डिसोसिएट हो जाता है सिल्वर में और क्लोरीन गैस इवॉल्व होता है, ठीक है। तो इस तरह के रिएक्शन को फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं, जिसमें लाइट यूज हो रहा हो एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। थर्ड टाइप है डिकम्पोजिशन रिएक्शन का, इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसा कि नाम से पता चलता है, इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे फोटो का मतलब क्या होता था? देखो, थर्मल का मतलब हीट होता है, फोटो का मतलब होता है लाइट,
और इलेक्ट्रो मतलब लिखा हमने, इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो ऐसा कोई भी रिएक्शन जिसमें किसी कंपाउंड को डिसोसिएट करने के लिए आप इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर रहे हो, उसे इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे वाटर, आपको याद होगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब रिएक्ट होता है, हमने ये रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन में भी लिखा था कि ये वाटर का फॉर्मेशन करता है। अब ये जो वाटर बना उसे हमें वापस से उस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक पूरा इसमें क्या होता है, एक पूरा सेटअप तैयार किया जाता है। अगर मैं इसे ब्रीफ में आपको बताऊं तो इसमें क्या होता है, एक पूरा सेटअप तैयार किया जाता है। जैसे ये 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए जाते हैं, ठीक है, इसको इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट कर दिया जाता है, वायर वायर लगा के, बैटरी लगा के, ठीक है, इसको इलेक्ट्रिसिटी से कन्वर्ट कर दिया जाता है। इसमें कोई इलेक्ट्रोलाइट ले लिया जाता है, वाटर ले लिया जाता है। तो ये जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो ये वाटर जो होता है अपने इनिशियल कंपोनेंट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में डिसोसिएट हो जाता है। हाइड्रोजन चूंकि पॉजिटिवली चार्ज होता है तो ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड के पास देखने को मिलेगा, और ऑक्सीजन जो कि नेगेटिवली चार्ज होता है तो ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के पास देखने को मिलेगा। तो ये होता है इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो जैसा कि हमने डेफिनेशन यहां लिख रखा है, दोज रिएक्शन इन विच one element takes the place of another element in a compound are called a displacement reaction। तो देखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का सिर्फ एक ही फंडा होता है। जैसा कि अगर मैं आपको एग्जांपल से शो करूं तो देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है, एक सेकेंड, ये देखो हमने एक टेस्ट ट्यूब ले रखा है और उसमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है। उसमें कॉपर सल्फेट, ये ब्लू कलर का जो दिख रहा होगा ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है। इसमें जिंक मेटल का हमने एक नेल डाला हुआ है, ठीक है। आफ्टर सम टाइम व्हाट विल बी ऑब्जर्व, हम देखेंगे कि ये जो जिंक का नेल था उसके ऊपर कॉपर का एक कोट, एक लेयर आ गया है, ठीक है, एक लेयर आ गया है। और ये जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन था ये ग्रीन कलर का हो गया है, सॉरी ग्रीन कलर का नहीं, कलरलेस हो गया है, ठीक है, कलरलेस हो गया है। तो इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। इस रिएक्शन में हुआ क्या, इसे अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं। देखो ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था, इसमें कॉपर था और सल्फेट के आयन थे, और ये था हमारा जिंक का नेल। तो देखो इसमें हुआ क्या कि कॉपर जो है, सॉरी जिंक जो है, इस कॉपर सल्फेट से इस कॉपर को हटा के वहां खुद बैठ गया और क्या बनाया, जिंक सल्फेट बनाया। मतलब जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है, उसे उसके पोजीशन से हटा के वहां खुद बैठ गया, समझ रहे हो। और तो कॉपर भाई अकेला हो गया। तो इस तरह के जो रिएक्शन होते हैं जिसमें एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता हो, उसे क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो देखो डिस्प्लेसमेंट करने का सिर्फ एक ही क्राइटेरिया है, सिर्फ एक ही रूल है कि एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को
डिस्प्लेस कर सकता है। इसे आप याद करने के लिए आप ऐसा याद रख सकते हो, जैसे कि क्या होता है कि अमीर जो होता है वो एक गरीब पर डोमिनेट करता है, तो उसी तरह से जो ज्यादा रिएक्टिव है, जो ज्यादा पावरफुल है, वो लेस रिएक्टिव को, कम पावरफुल वाले को उसके पोजीशन से हटा देगा। समझ रहे हो? तो वही यहाँ पर देखने को मिला। जिंक ज्यादा रिएक्टिव था, ज्यादा पावरफुल एलिमेंट था कॉपर से, तो उसने कॉपर को हटा दिया, उसके पोजीशन से हटा दिया और वहां खुद बैठ गया। तो यही होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। एक और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर इस एग्जांपल में क्या है, फेरस है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो फेरस है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये दोनों रिएक्शन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या देखने को कि फेरस ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया, फेरस ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया। फेरस हाइड्रोजन से ज्यादा पावरफुल होगा, ज्यादा रिएक्टिव होगा, इसीलिए वो फेरस ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया। देखो यहाँ पे ये खुद बैठ गया क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके, और हाइड्रोजन बेचारा अलग हो गया। तो इस तरह के रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं, जिसमें एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता हो उसके पोजीशन से। तो इसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। समझे? आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं, डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन देखते हैं। जैसा कि इसका डेफिनेशन हमने लिख रखा है, दोज रिएक्शंस इन विच टू कंपाउंड्स रिएक्ट बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयंस टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसे हम समझते हैं, जैसे एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एग्जांपल यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन और यहाँ पर है सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन, जो साल्ट सॉल्यूशन आप कह सकते हो। तो ऐसा इमेजिन करो कि हमने एक बीकर लिया है और इस बीकर में हमने एक बीकर लिया है और इस बीकर में हमने सिल्वर नाइट्रेट ले रखा है और सिल्वर नाइट्रेट ले रखा है और क्या ले रखा है, और हमने ये सोडियम क्लोराइड सॉल्ट सॉल्यूशन ले रखा है। तो देखो हो क्या रहा है यहाँ पर, तो जो हमारा सॉल्यूशन था, जो हमारा बीकर था, इसमें दो तरह के सॉल्यूशंस थे हमारे पास, दो तरह के सॉल्यूशंस थे हमारे पास। जैसे कि एक है सिल्वर नाइट्रेट। तो सिल्वर नाइट्रेट जो है ये बेसिकली आयंस में इस तरह से होगा। सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन के पास दो तरह के आयन होंगे। आप आयंस के बारे में ब्रीफ में पढ़ोगे मेटल्स और नॉन मेटल चैप्टर में। अगर मैं थोड़ा सा बताना चाहूं तो आयंस वो होते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड, और नेगेटिवली चार्ज स्पेसिस जो होता है उसे आयंस कहते हैं। तो आप अभी के लिए बस याद रख लो, ठीक है, कि ये AgNO3 जो है वो सिल्वर आयन में और नाइट्रेट आयन में मौजूद होता है, और NaCl जो है ये सोडियम आयन में और क्लोरीन आयन में, क्लोराइड आयन में प्रेजेंट होता है। तो यहां पर क्या हो रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है, एक्सचेंज हो रहा है। देखो कैसे एक्सचेंज हो रहा है, सोडियम जो है ये सिल्वर को इसके पोजीशन से हटा दे रहा है, और सिल्वर जो है ये सोडियम को इसके पोजीशन से हटा दे रहा है। समझ रहे हो? दोनों ने एक्सचेंज कर लिया,
आयंस का एक्सचेंज हो रहा है यहाँ पे। जैसे इसके पास NO3 माइनस आयन था और सोडियम के पास Cl माइनस आयन था। सोडियम ने बोला कि भाई मुझे तेरा वाला आयन चाहिए, और इसने बोला ठीक है तू मेरा वाला ले ले, मैं तेरा वाला ले लेता हूं। तो ये हुआ क्या कि सिल्वर ने क्लोरीन वाला आयन ले लिया और सोडियम ने सिल्वर वाला आयन ले लिया। तो दोनों ने आयंस का एक्सचेंज करके ये रिएक्शन किया, जिसे हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। तो इस तरह का रिएक्शन आपको कहीं भी देखने को मिलता है तो वो डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। सो बेसिकली जो है इस तरह के रिएक्शन आपको कहाँ देखने को मिलते हैं? सॉल्यूशंस में देखने को मिलते हैं। मतलब आपने दो तरह के सॉल्यूशन को मिक्स किया है, ठीक है, उसमें कुछ प्रिसिपिटेट भी बन सकता है और आयन का एक्सचेंज होता है। तो इस तरह का रिएक्शन आपको वहां देखने को मिलेगा जब आपने दो सॉल्यूशन को मिक्स किया है, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। इससे हम लोग शॉर्ट में रेडॉक्स रिएक्शन लेंगे। ये इस चैप्टर का ऐसा कह लो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, इससे क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो इसे थोड़ा ब्रीफ में स्टडी करेंगे कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन होता क्या है। जैसे देखो ऑक्सीडेशन है तो इसका ऐसा कह लो कि तीन डेफिनेशन है। अगर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है किसी भी सबस्टांस में तो भी वो ऑक्सीडेशन है, या किसी सबस्टांस से अगर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो भी वह ऑक्सीडेशन है, या किसी भी सबस्टांस में एक नॉन मेटेलिक एलिमेंट ऐड हो रहा है या मेटेलिक एलिमेंट का रिमूवल हो रहा है तो भी वह ऑक्सीडेशन है। जैसा कि अगर हम एग्जाम्पल से समझें तो जैसे देखो हमारे पास कार्बन है और हमने इसमें ऑक्सीजन को ऐड कर दिया, ठीक है। क्या मिलेगा हमें? कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। क्या मिलेगा हमें? कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, CO2 मिलेगा, ठीक है। तो देखो कार्बन में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है तो क्या कहेंगे इसे? ऑक्सीडेशन कहेंगे। किसी भी सबस्टांस में अगर ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा हो तो उसे ऑक्सीडेशन कहेंगे। अब सपोज हमारे पास सल्फर है, ठीक है, सल्फर है, सल्फर है और हमने इसमें ऑक्सीजन को ऐड कर दिया तो हमें क्या मिला? SO2 मिला, सल्फर डाइऑक्साइड। तो देखो अगेन यहाँ पर सल्फर का एडिशन हो रहा है तो ये क्या है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ठीक है। तो उसी तरह से अगर किसी सबस्टांस से हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा हो तो भी वो ऑक्सीडेशन है, और अगर किसी सबस्टांस से मेटेलिक एलिमेंट का रिमूवल हो रहा हो, ये नॉन मेटेलिक एलिमेंट का, जो नॉन मेटल है आप जानते हैं, जैसे नॉन मेटल क्या होता है? नॉन मेटल क्या होता है? जैसे कि ऑक्सीजन एक नॉन मेटल ही है, ऑक्सीजन हो गया, क्लोरीन हो गया या फ्लोरीन हो गया। तो ये सब अगर आप ऐड कर रहे हो, नॉन मेटेलिक एलिमेंट ऐड कर रहे हो तो आप उसे ऑक्सीडेशन कहोगे। फर्दर क्लास में आप जाओगे तो यही चीज इस तरह से देखने को मिलेगी कि वहां कहा जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन, समझ रहे हो, या नॉन मेटेलिक एलिमेंट का एडिशन बोला जा रहा है, वहां इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का एडिशन बोला जाएगा। तो आई होप आप लोग ऑक्सीडेशन समझ गए होंगे, किसका एडिशन करना है, किसका रिमूवल हो तो कहेंगे ऑक्सीडेशन। अब रिडक्शन समझते हैं। तो देखो रिडक्शन जो होता है वो ऑक्सीडेशन का जस्ट ऑपोजिट होता है।
ऑक्सीडेशन में आपने देखा होगा ऑक्सीजन ऐड होता था, हाइड्रोजन रिमूव होता था। तो रिडक्शन में क्या होगा, हाइड्रोजन ऐड होगा और ऑक्सीजन रिमूव होगा। अगर किसी भी सबस्टेंस में हाइड्रोजन आप ऐड कर रहे हो, ठीक है, अगर किसी सबस्टेंस में आप हाइड्रोजन ऐड कर रहे हो तो वह रिडक्शन है। जैसे कि सपोज करो आपके पास क्लोरीन है Cl2 और आपने उसमें हाइड्रोजन ऐड कर दिया, आपने उसमें हाइड्रोजन को ऐड कर दिया, क्या मिलेगा हमें, हमें HCl मिल जाएगा। तो देखो आपने हाइड्रोजन ऐड कर दिया है इसमें, तो इसे हम रिडक्शन कहेंगे। उसी तरह से अगर आप ऑक्सीजन रिमूव कर दो तो भी वह रिडक्शन होगा। जैसे नीचे हमने एक एग्जांपल लिया है कि हमारे पास MnO2 है, इसे पायरोलुसाइड भी कहते हैं, ठीक है, मेटल और नॉन मेटल चैप्टर में आप पढ़ोगे ये सब, ये एक और है, ठीक है। तो जैसे कि हमारे पास MnO2 है, ऑक्सीजन है यहाँ, और हमने इसे रिएक्ट कराया HCl के साथ, यहाँ हाइड्रोजन है, हमें क्या मिला, MnO2 मिला। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये जो MnO2 था इसमें रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो गया है, हुआ है या नहीं हुआ, हुआ ना, ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया, ये क्या बना, MnCl2 बना, ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया। तो देखो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन जहां भी होता है वो क्या होता है, वो रिडक्शन होता है, समझ रहे हो, वो रिडक्शन होता है। उसी तरह से अगर आप देखो यहाँ पे, तो जो HCl था ये H2 बल्कि HCl जो था, सॉरी एक सेकेंड, जो HCl था यहाँ पर हाइड्रोजन का रिमूवल हो गया है, हाइड्रोजन का रिमूवल हो गया है। तो हाइड्रोजन का जहां रिमूवल होता है उसे क्या कहते हैं, उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो ये ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक है, ये ऑक्सीडेशन हो गया और वो रिडक्शन था। यहाँ पर ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ था, तो ये रिडक्शन है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे क्या है रिडक्शन और क्या है ऑक्सीडेशन। और देखो ये देखो ध्यान दो, इस रिएक्शन में दोनों साइमल्टेनियसली हो रहा है, दोनों एक साथ हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। तो इसीलिए हम इसे रेडॉक्स रिएक्शन कहेंगे, समझ रहे हो। जैसे कि अगर 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 देखो ऑक्सीडेशन देखो, तो हमने एक एग्जांपल लिया था कार्बन प्लस O2, तो वहां पर सिर्फ ऑक्सीडेशन हो रहा था, और यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया था Cl2 प्लस H2, तो वहां पर सिर्फ रिडक्शन हो रहा था, और यहाँ पर दोनों हो रहा, तो इसे रेडॉक्स रिएक्शन कहेंगे, समझ रहे हो। जब आप हायर क्लास में जाओगे तो ये कंसेप्ट थोड़ा सा चेंज हो जाता है, ठीक है, लेकिन अभी के लिए जो बताया वो एकदम सही है, ठीक है। अब देखते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। So the substance which gives oxygen for oxidation is called an oxidizing agent. ये समझो, पहले ये समझो एजेंट कहते किसे हैं। देखो एजेंट बेसिकली हम लोग कहते हैं, जैसे कोई बंदा होता है जो, जैसे कि मान लो हमें LIC की प्रीमियम लेनी है, LIC लेनी, मतलब हमें LIC करानी है, तो हम लोग क्या करते हैं, किसी एजेंट को पकड़ते हैं, समझ रहे हो, जो हमारे LIC कराने में हेल्प करता है, मतलब जो हमारा काम आसान कर दे, बीच का काम, मतलब कोई बीच का बंदा हो, ठीक है, कोई काम हमें कराना हो और वो हमें हेल्प कर रहा हो उसके लिए,
तो जैसे अगर ऑक्सीडेशन कराना है और कोई सब्सटेंस आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है, देखो ऑक्सीजन के लिए क्या क्राइटेरिया है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होना चाहिए या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होना चाहिए। तो कोई सब्सटेंस आपको ऑक्सीजन दे रहा है कि लो भाई ऐड कर लो, तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ। या फिर यूं कहें कि कोई सब्सटेंस है जो आपसे हाइड्रोजन ले रहा है, ठीक है, हाइड्रोजन ले रहा है, तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ। तो ठीक है, तो उसे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहेंगे। हाँ, इसे एग्जाम्पल से समझेंगे, अच्छे से समझेंगे। जैसे रिड्यूसिंग एजेंट है, इसे पहले समझ लेते हैं होता क्या है। तो जैसे जैसे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, वैसे ही रिड्यूसिंग एजेंट होगा, बस उसका ऑपोजिट होगा। मतलब रिड्यूसिंग एजेंट वो सब्सटेंस है, रिड्यूसिंग एजेंट वो सब्सटेंस है जो हाइड्रोजन दे रहा है और ऑक्सीजन ले रहा है, तो उसे हम रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे। ठीक है, आप समझ गए होंगे। तो जैसा कि देखो एग्जांपल से समझते हैं इसे। जैसे कि हमारे पास है कॉपर ऑक्साइड और वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और क्या फॉर्म कर रहा, कॉपर और वाटर फॉर्म कर रहा। तो अगर आप इसे ऑब्जर्व करो तो कॉपर ऑक्साइड जो है वो कॉपर में चेंज हो गया है, कॉपर ऑक्साइड जो है वो कॉपर में चेंज हो गया। मतलब क्या हुआ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हुआ, मतलब ये रिडक्शन हुआ। ठीक है, और यहां देखो हाइड्रोजन में क्या हुआ, ऑक्सीजन ऐड हो गया। देखो आपको हमेशा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को ऑब्जर्व करना है। रिएक्टेंट जैसे कि देखो कॉपर था तो उसमें यहाँ कॉपर है और यहाँ कॉपर है, हमने रिएक्टेंट में कॉपर को देखा और प्रोडक्ट में कॉपर को देखा। हमने क्या ऑब्जर्व किया कि यहाँ से ऑक्सीजन मिसिंग है, मतलब ऑक्सीजन रिमूव हो गया है, मतलब रिडक्शन हुआ है। और हमने रिएक्टेंट में हाइड्रोजन को ऑब्जर्व किया और प्रोडक्ट में ऑब्जर्व किया, और हमें क्या मिला, हमें मिला कि यहाँ पे प्रोडक्ट में ऑक्सीजन इसके साथ अटैच्ड है, मतलब इसमें ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है। तो ये क्या है, ये ऑक्सीडेशन है। समझ रहे हो। अब हमने बात करनी थी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कार्बन सॉरी कॉपर ऑक्साइड जो है इसके पास ऑक्सीजन है, तो ये जो है ऑक्सीजन दे रहा है। ठीक है, अब भाई जिसके इन दोनों में इसके पास ऑक्सीजन है, तो जिसके पास ऑक्सीजन होगा वही तो देगा, जिसके पास कोई चीज होगा वही तो देगा। तो देखो कार्बन सॉरी कॉपर ऑक्साइड जो है ये ऑक्सीजन दे रहा है हाइड्रोजन को। तो जब कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन देता है या हाइड्रोजन को लेता है या रिमूव करता है, ठीक है, तो हम उसे क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। और देखो आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट हमेशा रिएक्टेंट की साइड देखनी है। आपको प्रोडक्ट की साइड कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट नहीं मिल सकता, सिर्फ आपको रिएक्टेंट के साइड ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट मिलेगा। तो आप उस साइड ही ऑब्जर्व करोगे, देखोगे कि कौन है भाई इसके पास ऑक्सीजन है, या ऑक्सीजन इसे दे रहा है। देखो इसके पास ऑक्सीजन मिल गया ना यहाँ, तो ये ऑक्सीजन इसे दे रहा है, तो ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो अब देखो रिड्यूसिंग एजेंट है, तो हाइड्रोजन को देखो, हाइड्रोजन जो है क्या है, हाइड्रोजन जो है ये इसमें ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है। मतलब हाइड्रोजन जो है
वो कॉपर ऑक्साइड का ऑक्सीजन को रिमूव कर रहा है। तो आपको याद होगा तो रिड्यूसिंग एजेंट की डेफिनेशन क्या थी? जो ऑक्सीजन को रिमूव करे या हाइड्रोजन को ऐड करे। तो देखो ये हाइड्रोजन जो है इसका ऑक्सीजन रिमूव कर रहा है, चिटक रहा है इसका ऑक्सीजन, ठीक है, इसने इसका ऑक्सीजन ले लिया, ठीक है। तो ये क्या हुआ? ये रिड्यूसिंग एजेंट हुआ, समझे? तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। हमने ये पहले ही बता रखा है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है उसको इकट्ठे क्या कहते हैं? इकट्ठे अगर वो किसी रिएक्शन में हो रहा है तो उसे रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। आई थिंक हमने एक पॉइंट छोड़ दिया है और वो ये है, हाँ देखो, एडिशन ऑफ नॉन मेटेलिक एलिमेंट और रिमूवल ऑफ मेटेलिक एलिमेंट, इसे अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो ऑक्सीडेशन में क्या था कि अगर नॉन मेटेलिक एलिमेंट ऐड हो रहा है या मेटेलिक एलिमेंट रिमूव हो रहा है तो वो ऑक्सीडेशन होता है। और रिडक्शन में जस्ट इसका ऑपोजिट होता है। अगर मेटेलिक एलिमेंट ऐड हो रहा है और नॉन मेटेलिक एलिमेंट रिमूव हो रहा है तो उसे रिडक्शन करते हैं। आप कंफ्यूज ना हो, हम इसी एग्जांपल में देखेंगे। जैसे देखो क्या है, मैग्नीज क्या है? मैग्नीज मेटल है। तो मैग्नीज जो है वो मेटल है, ऑक्सीजन नॉन मेटल है, ठीक है, हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है और क्लोरीन भी नॉन मेटल है। तो यहाँ मेटल सिर्फ मैग्नीज है, ओके। अब देखो यहाँ हो क्या रहा है, जैसे मैग्नीज डाई ऑक्साइड मैग्नीज क्लोराइड में चेंज हो रहा है, मतलब ऑक्सीजन नॉन मेटल रिमूव हो रहा है। और जहां भी रिमूवल ऑफ नॉन मेटल हो, रिमूवल ऑफ नॉन मेटल हो, वो क्या होता है? वो क्या होता है? रिडक्शन होता है। तो यहाँ रिडक्शन हो रहा है, समझ रहे हो? अब देखो यहाँ देखते हैं, HCl है तो ये Cl2 में चेंज हो रहा, मतलब हाइड्रोजन यहाँ रिमूव हो रहा। तो आप कहोगे कि यहाँ भी तो नॉन मेटल का ही रिमूवल हो रहा, हाइड्रोजन भी तो एक नॉन मेटल है। बट इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि हाइड्रोजन होता तो नॉन मेटल है बट वो बिहेव मेटल की तरह करता है। यह एक एक्सेप्शन है, ठीक है। जैसे देखो आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो आपको एक्सेप्शंस इसमें बहुत मिलेंगे, समझ रहे हो? जैसे केमिस्ट्री को कहा जाता है कि केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट कलेक्टिंग स्टैम्प्स, ठीक है। इसमें चीजों को लर्न करना पड़ता है, जैसे आप स्टैम्प को कलेक्ट करते हो, ठीक है। इसी में मतलब इसमें केमिस्ट्री में आपको नॉलेज को गैदर करके करना पड़ता है, समझ रहे हो? तो इसमें चीजों को याद रखना पड़ेगा, एक्सेप्शंस आपको याद रखने पड़ेंगे। इस चैप्टर में तो नहीं, लेकिन मेटल और नॉन मेटल चैप्टर में आपको बहुत से एक्सेप्शंस देखने को मिलेंगे, सो तैयार रहो। तो हाइड्रोजन जो है मेटल की तरह बिहेव करता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा, हम ऐसा कहें कि मेटल का रिमूवल हो रहा तो ये गलत नहीं होगा। और जहां भी मेटल का रिमूवल होता है वो ऑक्सीडेशन होता है। तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा। तो हमने तीनों पॉइंट्स जो है दोनों के अच्छे से क्लियर कर दिए, ठीक है। देखो सिर्फ हाइड्रोजन ही एक ऐसा है जो होता तो नॉन मेटल है बट मेटल की तरह बिहेव करता है। 118 एलिमेंट होते हैं नेचर में, ठीक है। अभी तक 118 ही खोजे गए हैं, इन फ्यूचर ये नंबर बढ़ सकता है। तो इसमें सिर्फ हाइड्रोजन ही एक ऐसा है जो नॉन मेटल होते हुए भी मेटल की तरह बिहेव करता है, ठीक है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है। इसे आप अच्छे से स्टडी करोगे, अभी इस पे ज्यादा डिस्कशन नहीं करते हैं, ठीक है, आप समझ गए होंगे।
तो हमने यहाँ तक कर लिया था। जैसे एक और एग्जाम्पल है, अगर आप समझना चाहो तो अच्छे से इसे समझते हैं। एक और एग्जाम्पल है, रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है। यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर रहा है और क्या बना रहा, सल्फर और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना रहा। तो जैसा कि आप अगर इसे ऑब्जर्व करो तो यहाँ पर क्या हो रहा, बताओ मुझे क्या हो रहा, ये हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हो रहा है। ठीक है, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है और जहां भी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है उसे क्या कहते हैं, उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो मतलब यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, समझ रहे हो। मैंने बोला था ना आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में एलिमेंट को ऑब्जर्व करना है। जैसे सल्फर यहाँ था और यहाँ था, इन दोनों को हमने ऑब्जर्व किया, हमने क्या पाया कि प्रोडक्ट साइड में यहाँ पर हाइड्रोजन मिसिंग है। तो हमने कंक्लूड किया कि यहाँ पर हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है। तो ये क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। अब हम क्लोरीन को रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड ऑब्जर्व करेंगे। देखो यहाँ पर क्या है, एडिशन हो गया है, हाइड्रोजन ऐड हो गया है और जहां भी हाइड्रोजन ऐड होता है उसे क्या कहते हैं, उसे रिडक्शन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, उसे रिडक्शन कहते हैं। अब देखो हमने पता करना है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। तो हमने क्या बोला था कि अगर आपको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट पता करना हो तो आप रिएक्टेंट साइड जो कंपाउंड या एलिमेंट प्रेजेंट हो, जो रिएक्टेंट प्रेजेंट हो, उसे आप ऑब्जर्व करोगे। तो यहाँ पर हाइड्रोजन सल्फाइड और क्लोरीन प्रेजेंट है। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए क्या क्राइटेरिया थी, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए क्राइटेरिया थी कि अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन प्रोवाइड करा रहा हो, ठीक है, या फिर हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा हो, तो उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। और रिड्यूसिंग एजेंट के लिए क्या क्राइटेरिया थी कि कोई भी अगर हाइड्रोजन को प्रोवाइड करा रहा हो और ऑक्सीजन को रिमूव कर रहा हो तो उसे रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड को देखते हैं, इसके पास क्या है, ऑक्सीजन तो ये पूरे रिएक्शन में नहीं है, तो हम हाइड्रोजन को ही सिर्फ ऑब्जर्व करेंगे, कहाँ ऐड हो रहा है कहाँ सब्ट्रैक्ट हो रहा है। ठीक है, तो हाइड्रोजन जो है यहाँ पर, तो ये हाइड्रोजन सल्फाइड के पास हाइड्रोजन है, तो ये किसी को क्या कर सकता है, किसी को हाइड्रोजन प्रोवाइड ही ना कर सकता है। तो ऑब्वियस है कि ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये हाइड्रोजन किसी को प्रोवाइड कर सकता है, इसके पास हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो ये किसी को देगा हाइड्रोजन, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये अगर आपने एक भी पता कर लिया ना रेडॉक्स रिएक्शन में, तो दूसरा रिएक्टेंट जो होता है वो आप आंख बंद करके लिख सकते हो कि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। फिर भी देख लेते हैं कि क्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे है। देखो ये हाइड्रोजन दे रहा है तो ये हाइड्रोजन ले रहा है, ठीक है, एक दे रहा है दूसरा ले रहा है, लेन देन हो रही है। रेडॉक्स रिएक्शन इज ऑल अबाउट लेन देन, ठीक है। तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन ले रहा है मतलब रिमूव कर रहा है, और कोई भी जब हाइड्रोजन को रिमूव करता है तो क्या होता है, क्या होता है, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। सो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, समझ रहे हो। तो ये एग्जांपल भी आई थिंक क्लियर हो गया होगा कि कैसे है रिडॉक्स रिएक्शन। अब रिडॉक्स रिएक्शन का हमारे डे टू डे लाइफ में एप्लीकेशंस क्या क्या हैं उसे डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखो केमिस्ट्री पढ़ लेना और उसे अपने डे टू डे लाइफ में ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है। जैसे रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है अभी हमने समझा, हमारे ये डेली लाइफ में से कैसे जुड़ा हुआ है इसे समझते हैं।
देखो जैसे कि कंबशन होता है, कोई चीज जलता है, फोटोसिंथेसिस होता है, प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं, ठीक है। आयरन पे रस्टिंग का होना, और भी रेस्पिरेशन, ठीक है। रेस्पिरेशन हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था, रेस्पिरेशन क्या है और ये ब्रीदिंग से कैसे अलग है, ठीक है। तो रेस्पिरेशन, ये सब क्या है, ये सब ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही तो है। देखो कोई भी ह्यूमन बीइंग्स होता है, वो धीरे धीरे उसका एज बढ़ता जाता है, ठीक है, तो बूढ़ा होते जाता है। ये भी एक तरह का ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ठीक है। आपने टीवी में देखा होगा, रॉकेट जो है प्रोपोगेट करता है, तो वो भी एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ये सारे के सारे ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। अगर आप जैसे कि मेटल का एक्सट्रैक्शन होता है, ठीक है, आपने सुना होगा कहीं मिनरल्स निकला, ठीक है, मान लो कहीं सोने का खदान है, तो वहां से गोल्ड निकला, तो उस गोल्ड का आप थोड़े ना डायरेक्टली यूज करते हैं, वो बहुत सारे प्रोसेसेस में होके गुजरता है। मेटलर्जी चैप्टर में आप इसे ब्रीफ में पढ़ोगे। तो वो मेटलर्जी प्रोसेस भी एक तरह का ऑक्सीडेशन है, समझ रहे हो। तो ये हमारे डेली लाइफ से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है। इसमें हम कुछ एक पॉइंट को देखेंगे, जैसा कि है, पहला है कोरोजन इन मेटल, ठीक है। धातु जो होता है, मेटल जो होता है, उसमें जंक लग जाता है। जैसे आपने लोहा देखा होगा, उसमें रस्टिंग हो जाती है, ठीक है, रस्टिंग हो जाती है, लोहे में जंक लग जाता है, वो खराब हो जाता है, टूट जाता है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए, ग्लोबल इकोनॉमी जो है, ये कोरोजन के कारण इस ग्लोबल इकोनॉमी को हर साल तकरीबन 5 बिलियन का नुकसान होता है, ठीक है। जैसे बड़े बड़े शिप्स होते हैं, या फिर बड़े बड़े ब्रिजेज होते हैं, समझ रहे हो। तो उसको मेंटेन रखने के लिए, ताकि कोरोजन ना हो, हम लोग क्या करते हैं, पेंट करके रखते हैं उसे। आपके भी घर में बहुत सारा मेटल की चीजें होंगी, जैसे कि खिड़कियों के ग्रिल होते हैं, दरवाजे होते हैं, तो आपने देखा होगा कि उसे पेंट करके रखा जाता है, नहीं तो वो जंग लग के खराब हो जाता है, टूटने लग जाता है, ठीक है। तो यही है कोरोजन इन मेटल। देखो ये होता कैसे है, हम सबको पता है कि एटमॉस्फेयर जो है, उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है, O2 ऑक्सीजन प्रेजेंट है। और आपको ये पता होना चाहिए कि एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर भी मौजूद है। हाँ, बहुत कम मात्रा में ये मौजूद होता है, बट वाटर वेपर भी मौजूद होता है। तो सपोज करो कि एक लोहे का टुकड़ा है, ठीक है, इसको हमने ऐसे ही रख दिया है। तो ये करता क्या है कि ऑक्सीजन और ये जो वाटर वेपर है, या फिर ऐसा समझ लो, मान लो छत पे आपका कोई लोहे का टुकड़ा रखा होगा, ठीक है, बारिश हुई, और क्या होता है कि मतलब अगर वो वाटर के कांटेक्ट में जितना ज्यादा आएगा और वो खुले एयर में रखा रहेगा, तो उसमें कोरोजन होने की चांसेस उतना ज्यादा होता है। क्योंकि बेसिकली ये होता क्या है कि ऑक्सीजन और वाटर के साथ ये कॉम्बाइन कर लेता है और जंग लग जाता है। देख रहे होगे, इस तरह से जंग लग जाता है और ये खराब हो जाता है। तो ये क्या है, ये प्रोसेस है जिसमें metals are eaten up gradually by the action of air moisture। देखो मॉइस्चर जो हुआ है, वही वाटर वेपर को हम लोग मॉइस्चर कहते हैं, और केमिकल सच एज एसिड ऑन देयर सरफेस। अगर आप मेटल के सरफेस के ऊपर एसिड भी डाल रहे हो, तो उससे भी कोरोजन होने के चांसेस बढ़ जाता है, ठीक है, होता है। तो पहले तो आप ये समझ लो कि किसी भी मेटल में जो ये ऑक्सीडेशन होता है, किसी भी मेटल में अगर ऑक्सीडेशन हो, तो उसे कोरोजन कहते हैं। लेकिन सिर्फ आयरन में अगर ऑक्सीडेशन हो, या यूं कहो कि आयरन में अगर कोरोजन हो, तो रस्टिंग,
बोलते हैं उसे। बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कोरोजन और रस्टिंग में। तो आयरन में अगर कोरोजन होता है तो उसे रस्टिंग कहा जाता है। तो आप समझ गए हो कि मेटल का ऑक्सीडेशन ड्यू टू द प्रेजेंट ऑफ ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर इन द एयर आर कॉल्ड कोरोजन। जैसा कि देखो हमारे पास क्या है, आयरन है। सपोज करो हमारे पास आयरन है और उसने ऑक्सीजन के साथ और एक्स मॉलिक्यूल ऑफ 2x मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के साथ इसने रिएक्शन करा। तो इसने क्या बनाया, देखो इसे हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड कहते हैं, या फिर इसे ऐसे भी कह सकते हो फेरस ऑक्साइड, ठीक है, XH2O। समझ रहे हो? X हमने इसलिए लिया है क्योंकि ये जो है डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में इसके मॉलिक्यूल चेंज हो सकते हैं, ठीक है, इसीलिए। तो देखो ये जो है ये रस्ट का फॉर्मूला है, जंक का ये फॉर्मूला है Fe2O3 तो इस तरह से ये होता है एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन और वाटर वेपर मॉइस्चर इसे कहते हैं, इसके साथ ये रिएक्शन करके और ये बनाता है। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए किसी भी मेटल को ऑक्सीडेशन से, कोरोजन से बचाने के लिए हम लोग बहुत सारे मेथड का यूज करते हैं, जैसे कि पेंट कर देते हैं उसे, मेटल को पेंट कर देते हैं, तो उसे हम पेंट कर देते हैं। या फिर एक और है गैल्वेनाइजिंग कर देते हैं, उसे गैल्वेनाइजिंग कर देते हैं, गैल्वेनाइजेशन उस प्रोसेस को कहते हैं। देखो ये बेसिकली होता क्या है गैल्वेनाइजेशन, मान लो आपके पास आयरन है, तो आपके पास अगर आयरन है और आपने उसे कोरोजन से बचाना है, जंग लगने से बचाना है, तो आप क्या करोगे, उसके ऊपर जिंक की एक पतली लेयर डाल दोगे। तो जिंक की पतली लेयर डाल देने से की प्रोसेस को गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। समझ रहे हो? तो ये होता है कोरोजन से प्रिवेंट करने के कुछ मेथड्स। अब हमारा है रैंसिडिटी। तो रैंसिडिटी भी एक तरह का ऑक्सीडेशन ही होता है, बस ये फूड में होता है। जैसा कि आप देख रहे होगे पिक्चर में कि ब्रेड है और वो खराब हो गया है। सो रैंसिडिटी होता क्या है, द कंडीशन प्रोड्यूस्ड बाय एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स इन फूड मार्क्ड बाय अनप्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट इज कॉल्ड रैंसिडिटी। फूड जो होता है, तो फूड में ऑयल होता है या फैट्स प्रोटीन्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके अनवांटेड कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। समझ रहे हो? और वो अनप्लीजेंट स्मेल देता है, गंदा उसका टेस्ट होता है एकदम, आप खा नहीं सकते हो, अगर आप खाओगे तो फूड पॉइजनिंग हो जाएगी। तो रैंसिडिटी जो है बर्बाद कर देता है, स्पॉइल कर देता है फूड मटेरियल को। किस तरह के फूड मटेरियल को, जो फैट्स और ऑयल में बना हो, ठीक है। अगर इसीलिए खाना को ज्यादा दिन तक आप एटमॉस्फेरिक कंडीशन में नहीं रख सकते, ठीक है। तो इसे इससे प्रिवेंट करने के कुछ तरीके हैं, जैसे कि रेफ्रिजरेटर में हम लोग इसीलिए खाने को रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, क्योंकि होता क्या है कि कूल सराउंडिंग जो होता है, अगर टेम्परेचर काफी डाउन है तो वहां पर ऑक्सीडेशन की जो प्रोसेस है वो मतलब वो स्लो डाउन हो जाती है, वहां पर वो ऑक्सीडेशन नहीं कर सकता है। या फिर हम लोग फूड फैट और ऑयल वाले फूड में एंटीऑक्सीडेंट डालते हैं, जैसे कि एंटीऑक्सीडेंट, जैसे कि हो गया BHT हो गया, BHT हो गया, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टॉलिन बोलते हैं, या BHA हो गया, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल। तो ये सब जो है एंटीऑक्सीडेंट है, जो कि हम लोग खाने में डालते हैं।
ताकि हम उसे ऑक्सीडाइज होने से, खराब होने से बचा सकें। या फिर जैसे कि आपके चिप्स के पैकेट्स देखे होंगे, या तो है हम लोग पैकेट्स में नाइट्रोजन गैस डाल देते हैं, या फिर कोई ऐसा गैस डाल देते हैं जो इनर्ट हो, रिएक्ट ना कर सके, या ऐसा कहो कि एटमॉस्फेयर से उसको डिस्कनेक्ट कर दे। अब एटमॉस्फेयर से डिस्कनेक्ट होगा तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ही नहीं कर पाएगा, ऑक्सीडाइजेशन ऑफ फूड हो ही नहीं पाएगा, समझ रहे हो? इसीलिए नाइट्रोजन गैस हम लोग भर देते हैं, या फिर एयर टाइट कंटेनर में भर देना। जैसे चिप्स का पैकेट देख रहे हो, इसमें एयर भर देना, टाइटली एकदम एयर भर देना। तो होता क्या है कि अगर जैसे एयर है तो उसके अंदर लिमिटेड एयर है, तो अगर वो ऑक्सीडेशन करेगा भी तो थोड़ा बहुत करेगा, ज्यादा खराब नहीं होगा, समझ रहे हो? सो दैट्स ऑल अबाउट द चैप्टर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कर दें, और इस लेक्चर की पीडीएफ नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हो, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।